भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। एक ऐसा बदलाव जिसने 163 साल पुराने कानूनों की पूरी किताब ही बदल दी है। अब इस विशाल बदलाव को समझने के लिए आज हम सिर्फ एक कानून पर फोकस करेंगे, जो जहर से जुड़ा है। ये सिर्फ कुछ कानून बदलने जैसा नहीं है, नहीं, हम बात कर रहे हैं 1860 के इंडियन पीनल कोड को बदलने की। मतलब एक ऐसा कानूनी ढांचा जो ब्रिटिश राज के समय से चला आ रहा था। तो ये सच में एक पीढ़ी का बदलाव है, जो भारत को अपनी कानूनी विरासत को नए सिरे से लिखने का एक मौका देता है। और बदलाव का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। मर्डर से लेकर चोरी तक सैकड़ों सेक्शंस या तो बदल दिए गए हैं, या हटा दिए गए हैं, या फिर नए जोड़े गए हैं। इन सभी को एक साथ समझना तो लगभग नामुमकिन है। इसीलिए आज हम सिर्फ एक बदलाव पर ध्यान देंगे, ताकि इसके असली असर को समझ सकें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम नए क्रिमिनल कोड के बड़े बदलाव से शुरू करेंगे, फिर जहर से जुड़े कानून की बारीकियों में जाएंगे। हम ये भी समझेंगे कि ये अपराध किन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक केस क्राइम सीन से कोर्ट तक कैसे पहुंचता है, और आखिर में ये जानेंगे कि ये बदलाव हम सबके लिए क्यों मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के कानूनी इतिहास के इस नए चैप्टर से। इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता या BNS। समझिए कि ये अब देश में क्रिमिनल जस्टिस की नई रूल बुक है, जिसका मकसद पुराने कानूनों को आज के समय के हिसाब से ज्यादा असरदार और रेलेवेंट बनाना है। तो संक्षेप में कहें तो ये बदलाव 1860 के एक कॉलोनियल कानून से 2023 के एक मॉडर्न कोड की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब चलिए इस बड़े बदलाव को एक छोटे लेकिन बहुत जरूरी उदाहरण से समझते हैं। चलिए अब सीधे उस कानून पर आते हैं जिससे हम आज समझने वाले हैं, BNS की धारा 123, जो जहर देने के अपराध से जुड़ी हुई है। तो आखिर ये BNS सेक्शन 123 है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये उस काम को क्राइम मानता है जिसमें कोई किसी को जहर, नशीला पदार्थ या कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज देता है, और ऐसा करने का इरादा या तो चोट पहुंचाना हो या फिर चोरी या हमले जैसे किसी दूसरे क्राइम को अंजाम देना आसान बनाना हो। ये पुरानी IPC की धारा 328 की ही जगह लेता है, लेकिन इसे और साफ और आज के जमाने के अपराधों के हिसाब से बनाया गया है। किसी भी कानून को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे टुकड़ों में तोड़कर देखना। तो कोर्ट में इस अपराध को साबित करने के लिए वो कौन सी 3 जरूरी चीजें हैं? कोर्ट में केस को मजबूत बनाने के लिए प्रोसिक्यूशन को ये तीनों बातें साबित करनी होती हैं। पहला, कि कोई जहरीला या नुकसानदेह पदार्थ वाकई में इस्तेमाल हुआ था। दूसरा, कि ये पदार्थ पीड़ित को दिया गया, चाहे धोखे से, जबरदस्ती या चुपके से। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, वो है इरादा। क्या मकसद सिर्फ चोट पहुंचाना था या फिर किसी बड़े अपराध के लिए रास्ता साफ करना था? ये इरादा ही इस कानून का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ नशीला पदार्थ, जो कि पहला तत्व है, वो दिया गया जो दूसरा तत्व है, और ऐसा करने का इरादा चोरी को आसान बनाना था, जो कि तीसरा तत्व है। ये BNS 123 का एक बिल्कुल सीधा साधा मामला है। अब इस दूसरे उदाहरण में इरादा कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ चोट पहुंचाना है, मतलब कि उस व्यक्ति को बीमार करना है। यहाँ कोई दूसरा क्राइम शामिल नहीं है, लेकिन ये भी सीधे सीधे BNS 123 के दायरे में आता है। इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा भी काफी सख्त है। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। कानून इरादे पर फोकस करता है, रिजल्ट पर नहीं। मतलब अगर किसी ने जहर दिया लेकिन पीड़ित किसी तरह बच गया, तब भी अपराध तो हो चुका है। सिर्फ वो काम करना और उसके पीछे का गलत इरादा ही केस चलाने के लिए काफी है। अच्छा, कानून को कागज पर समझना एक बात है, लेकिन असल दुनिया में उसे साबित करना बिल्कुल अलग खेल है। तो जहर देने का एक मामला क्राइम सीन से कोर्ट तक का सफर कैसे तय करता है? तो सवाल यह है कि प्रोसिक्यूशन कोर्ट में ये साबित कैसे करता है कि जहर दिया गया था और उसके पीछे एक गलत इरादा था? इसका जवाब शुरू होता है सबूतों की एक चेन से, और इस चेन की पहली और सबसे जरूरी कड़ी अक्सर एक डॉक्टर होता है। इन मामलों में उनकी भूमिका सिर्फ इलाज करने से कहीं ज्यादा होती है। देखिए, जब भी किसी डॉक्टर को जहर दिए जाने का शक होता है, तो उनकी भूमिका एक इन्वेस्टिगेटर जैसी हो जाती है। उन्हें हर जानकारी, हर डिटेल को रिकॉर्ड करना होता है। पेट की धुलाई या खून के सैंपल को बहुत सावधानी से बचाकर रखना होता है, क्योंकि यही वो सबूत हैं जो बाद में लैब में जहर की मौजूदगी साबित करेंगे।
किसी भी बोतल या खाने की चीज को इकट्ठा करना और फौरन पुलिस को खबर देना भी जरूरी है ताकि सबूतों की कड़ी टूटे नहीं। डॉक्टर ने जो सैंपल सावधानी से इकट्ठा किए हैं वो कहानी का अगला हिस्सा लिखते हैं। इन्हें फॉरेंसिक लैब में साइंटिफिक एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की। ये साइंस की वो खास ब्रांच है जो इन सैंपल्स का एनालिसिस करके ठीक ठीक बताती है कि कौन सा जहर मौजूद है और कितनी मात्रा में। ये रिपोर्ट कोर्ट में एक ठोस वैज्ञानिक सबूत बन जाती है जो किसी शक को हकीकत में बदल सकती है। तो हमने कानून को समझ लिया और ये भी देख लिया कि इसे साबित कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सब एक आम नागरिक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये कानून आज समाज में होने वाले कई गंभीर अपराधों से सीधे सीधे जुड़ा है। हम अक्सर पार्टियों में ड्रिंक स्पाइकिंग की घटनाओं के बारे में सुनते हैं या ऐसे मामलों के बारे में जहां किसी को लूटने के लिए नशीला पदार्थ खिला दिया जाता है। बीएनएस धारा 123 इन सभी मॉडर्न क्राइम से निपटने के लिए एक साफ और मजबूत कानूनी आधार देता है। भारतीय न्याय संहिता एक बहुत बड़ा बदलाव है और बीएनएस धारा 123 तो इसका बस एक छोटा सा उदाहरण है। असली सवाल ये है, क्या ये नए और साफ सुथरे कानून जमीनी स्तर पर असलियत में न्याय देने की प्रक्रिया को वाकई बेहतर और तेज बना पाएंगे? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।